बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद और आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे मुआशरे में रहने वाली ख़वातीन कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हैं और क्या वजह है कि उनको अपने मसाइल और उनके सदेबाब करने के तरीक़ों का इल्म नहीं, और क्या वजह है कि वो अब तक मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने से गुरेज़ां हैं, और वो कौन सी पाबंदियाँ हैं जो मुआशरा उन पर आयद करता है, और आया वो पाबंदियाँ जायज़ हैं या नाजायज़। नाज़रीन, इस हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ कर रखा है एक बहुत ही नाबगाए रोज़गार शख्सियत को, जो अक्सर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से लिखती हैं और आवाज़ उठाती हैं, और मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम से। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा उर्दू से बतौर उस्ताद मुंसलिक हैं, और ये बात उनके लिए एज़ाज़ है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे यंगेस्ट फ़ीमेल प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साइमा इरम अब तक 5 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं और 3 प्रेसिडेंशियल मेरिट स्कॉलरशिप्स भी हासिल कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल जर्नल्स में कई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवा चुकी हैं। इसके अलावा वो 34 कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में अभी उर्दू अदब की तरोीज के लिए शिरकत कर चुकी हैं, जबकि वो डॉक्टर रुत फ़ौ की ज़िंदगी के हवाले से एक किताब बनामे डॉक्टर रुत फ़ौ का ज़िंदगी नामा भी तर्जमा कर चुकी हैं, जो अब तक उर्दू अदब में डॉक्टर रुत फ़ौ के हवाले से पहली किताब है। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम बहुत अच्छे अफ़साने लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, तर्जमा भी करती हैं और नज़्म भी कहती हैं। हाल ही में उनकी कहानियों का एक मजमूआ शाह मूश और दूसरी कहानियाँ कराची से पब्लिश हुआ, जिसे पूरे मुल्क में पजीराई मिली, बल्कि पड़ोस में भी इसके एजाज़ में तकरीबात मुनक्कद की गई, और इस किताब के अब तक पंजाबी और इंग्लिश में तराजम किए जा चुके हैं, बल्कि कई कहानियों के तो अंग्रेज़ी में भी तर्जमे किए जा चुके हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सबसे कदीम अदबी सोसाइटी मजलिस इकबाल की निगरान हैं, और पिछले कई सालों से बड़े मुस्तैदी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ख़वातीन के मसाइल क्या हैं और उनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है। तो मैडम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आजकल हमारे मुल्क में तानीसियत की एक तहरीक चली हुई है, जिसे फेमिनिज़म कहा जाता है, और लोगों में आगाही फैलाई जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये तहरीक ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से मुस्बत असरात मुरतब करेगी या मनफी? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। तो तानीसियत की जो तहरीक हमारे यहाँ है, अब तो उसको कई 3 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो गया कि किसी न किसी सूरत में ये तहरीक चल रही है, और पिछले कोई मैं 1-2-4 बरस से देख रही हूँ कि बहुत उसमें तेज़ी से लोग सामने आ रहे हैं, और बहुत मोटोज सामने आ रहे हैं कि खाना खुद गर्म कर लो या इस तरह का। अच्छा, ये जो भी तहरीक चलती है माशरे में, ज़ाहिर है उसके हर तरह के असरात होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उम्मीद है कि पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन एक चीज़ जो हमारे फेमिनिस्ट भूल जाते हैं बाज़ औक़ात या नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका शदीद रिएक्शन मुमकिन है कि ज़्यादा शद्दोमत से इसको स्नब कर दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा, वो ये है कि फेमिनिज़म की जो तहरीक है ना, वो कल्चरल होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से एक आइडिया ले लेते हैं, कहीं से एक असूल ले लेते हैं और उसको खुद ब खुद उस किसी चीज़ के ऊपर आप लगा देते हैं और उसको लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको अपने कल्चर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ रह के चलना पड़ता है। सिर्फ ये कह देने से कि अपना खाना खुद गर्म कर लो या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उससे आपको रिएक्शन मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और रिएक्शन हुआ भी है और उस पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं। इसमें जो ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि हमारी जितनी भी फेमिनिस्ट अप्रोचेस के साथ लोग सामने आ रहे हैं या नारे सामने आ रहे हैं, उसमें स्ट्रेटजी का फुकदान है। अगर उसको थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन सबसे पहले जी उसके मकासद जो हैं वो उनको, हाँ, उसके मकासद जल्दी हासिल होंगे कि मुखालफत कम होगी। अभी मुखालफत होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, जो कि हो भी रही है। मसलन एक चीज़ जो मैं उसमें चाहूँगी कि जो सबसे पहले करने वाली चीज़ थी, जिसकी तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी गई, वो ये है कि जब तक औरत जो है वो मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तार नहीं होगी, वो किसी भी तरह अपना हक हासिल नहीं कर सकेगी। अब ये जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि खाना खुद गर्म करो। अगर एक औरत फ़र्ज़ कीजिए कि काम करती है और वो सुबह 8 बजे जाती है और शाम को 5 बजे उसने आना है,
तो मेरा नहीं ख्याल, और उसका शौहर 2 बजे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आ जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 5 बजे तक इंतज़ार करेगा कि उसकी बीवी आए और फिर खाना गर्म करे और फिर उसको दे। उसकी बजाय वो 2 बजे किसी ना किसी तरह से अपने भूख को मिटा लेगा वापस आके। बिल्कुल। तो औरत की जो एम्पावरमेंट है वो उस सूरत में मुमकिन है अगर वो मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तार हो, अदरवाइज़ ये नहीं। आप देखिए कि जितनी मसलन ये ईजी टू कुक खाने जो हैं, जितनी आप वॉशिंग मशीन देखें क्यों बनाई गई, तो कौन होता था, ये नहीं, सहूलियात तो काफ़ी हो गई, लेकिन ये हुई भी इसीलिए थी ताकि औरत काम कर सके बाहर जाके। तो ये जब तक वो नहीं करेंगी तब तक ये मुमकिन नहीं है कि फेमिनिस्ट की तहरीक यहाँ पे कामयाब हो सके। मतलब लम्हा ब लम्हा और स्टेप बाय स्टेप हमें लेके आगे चलना होगा। जी, अब आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान में एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी परसेंटेज है 28%। अच्छा, अब वो जो 28% परसेंटेज है, पता नहीं अब ये कितना सही है कितना गलत है, बहरहाल जो मेरी मालूमात हैं, अब उन 28% में से भी कोई 90% ख़वातीन वो हैं जिनकी तालीम जो है वो मैट्रिक या उससे कम है। और देहातों में घरों में काम करने वाली औरतें हैं और इस तरह की छोटे वर्कर्स हैं, तो मैट्रिक FA और या उससे कम जो हैं वो ज़्यादातर तादाद में, चंद एक हैं जो मतलब बहुत कम परसेंटेज है जो उससे ऊपर है। मैं ये कहती हूँ कि एक तो इतना, और फिर आप ये देखिए कि औरतों के साथ सलूक में जो सबसे लोएस्ट कंट्रीज़ हैं, हमारा नंबर दुनिया भर में 2nd लास्ट है और हमारे बाद सिर्फ यमन है, उसके अलावा इवन सऊदी अरब और बाकी इंडिया वो सब जहाँ पे इतनी पाबंदियाँ भी हैं, जहाँ सऊदी अरब में इतनी पाबंदियाँ वो हमसे ऊपर है। अच्छा, अब ये जो 28% जिसमें से 90% जो हैं वो इंटर या उससे कम है या मैट्रिक उससे कम है और चंद एक उससे ऊपर हैं। मेरा एक सवाल है कि इन वर्किंग वुमेन से ज़रा बात करके देखिए कि आप क्यों काम करती हैं। ज़्यादातर का जवाब ये होता है कि क्या करें जी, खर्चा पूरा नहीं होता, जब तक दोनों मिलके ना कमाएं गुजारा नहीं होता, शौहर निखट्टू है या समथिंग, या विडो है या शादी नहीं हुई है, यानी सबकी सब एक तरह से मजबूरी कहेंगी कि जी मजबूरी के आलम में करें। कोई बहुत कम ऐसी होंगी जो ये कहेंगी कि नहीं, हम खुद को एम्पावर करने के लिए या इन्हिसार ख़त्म करने के लिए हम सामने आ रही हैं। तो हमें एक तो ये कि उसकी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, दूसरा ये कि मर्दों से ज़्यादा औरतों को समझाने की ज़रूरत, औरतों को समझाने की कि आपने चलना कैसे है। आपके जहन में अगर यही ख्याल रहेगा कि नहीं, बाहर जाके कमाना और किसी पे इन्हिसार ना करना ये मर्दों ही का काम है, ये औरतों का काम नहीं है। औरतें कहेंगी झुमके ला दो और चिटियाँ कलाइयाँ वे और ला दे, मैंने पता नहीं क्या क्या, ये मायूस समझेंगी। तो फिर ऐसे वो अगर वो यही समझेंगी कि शौहर नहीं, मुझे एक दूसरे नहीं ला के देना है और मेरा हक बनता है कि दूसरा मुझे ला के दे, तो फिर आप भूल जाए फेमिनिज्म को, फिर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मादाम हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो तालीम, पर्दे, रिवायात और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के हवाले से ना कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन माज़रत के साथ अर्ज़ करती चलूँ कि कन्फ्यूजन हमारी पूरी सोसाइटी में है, मेल में भी है, बच्चों में भी है, वालिदैन में भी है, हर एक जगह पे हमारे ओवरऑल ही हमारे यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। औरतों में कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादा है? एक तो पहली बात तो ये कि कन्फ्यूजन से मुराद क्या है आपकी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल उसको आपने कहा तो मैं भी ओवरऑल ही बात करूँगी कि औरतों में कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादा है, उसकी वजह मर्द हजरात। अच्छा, यानी ये आप बतौर औरत कह रही हैं? नहीं, ये मैं बतौर एक मुबस्सर कह रही हूँ। अच्छा, ऑब्जर्वेशन अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ औरतें ख़ुद मुख्तार नहीं हैं माशी तौर पर, वो बाप पे, भाई पे, बेटे पे, किसी के शौहर पे, किसी पे डिपेंडेंट मोहताज हैं। अच्छा, अब जब आप मोहताज हैं और आपने रोटी किसी, 2 चीज़ें हैं जो आपको इंडिपेंडेंस देती हैं, एक आपकी मुआश, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और आप एक इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। वाह, क्या तो फिर आप इंडिपेंडेंस आप दिखा सकते हैं। अब औरतें मुआशी तौर पर भी इन्हिसार करती हैं, औरतें इमोशनली भी इन्हिसार करती हैं। बिल्कुल। मसलन जब आप ये कहते हैं कि जी माँ की तकमील, औरत की तकमील उस वक्त होती है जब वो माँ बनती है, बिल्कुल, ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि औरत बहैसियत औरत अधूरी आप समझते हैं ना,
और ये कॉन्सेप्ट माँ के बारे में कि माँ बने बगैर मेरी तकमील नहीं होगी, ये इतना रच बस गया है औरतों के अपने अंदर कि वो वाकई समझती हैं कि हम जब तक माँ नहीं बनेगी हम मुकम्मल नहीं होंगे। इस हवाले से ना 80 और 90 के दहाइयों में कुछ अदीबों ने बड़ा लिटरेचर जो है वो लिख दिया है कि जो औरतों को इस हवाले से वो सोचने पे मजबूर करता है। यानी ये सदियों से चलती चीज आ रही चीज़ें ना, आज से नहीं, ये सदियों से। अच्छा, जब आप इंडिपेंडेंट ही नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। फिर ये एक और चीज़ है, तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में जहाँ औरत जो है वो बहुत से उसको मालूमात भी मिल रही हैं, इंटरनेट है, इंटरनेट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, उसकी एक्सेस जो है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अब कहाँ तक करें, मतलब काम करना चाहती हैं तो क्या काम करें कि वो इज्जत भी महफूज रहे। इज्जत से मुराद में इन्वर्टेड कॉमर्स में कि जो सो कॉल्ड हमारे वो बनाए हुए हैं दायरे उसमें भी रहे। इसमें चुगताई ने एक बहुत शानदार अफसाना लिखा था आज से कई दहाइयाँ पहले, वो था बेकार। तो बस वो कन्फ्यूजन जो है आप खुद मुख्तार कर दें, कुछ अर्से के बाद कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। वो कर दें क्या मतलब, देखिए ना आप मेरे लफ्ज़ों को देखिए ना, मैंने ये नहीं कहा कि हम खुद मुख्तार हो जाएं, मैंने कहा आप खुद मुख्तार कर दें। ये है वो जो हमारा माइंडसेट जो है वो हमेशा से बना हुआ है, वो सदियों से। मैं आगे भी आपसे यही सवाल पूछने वाला हूँ कि दुनिया का हर कानून और मज़हब जो है ना वो औरत को जायज़ मकाम देता है, मगर क्या इन हुकूक के हुसूल में औरत का किरदार भी अहमियत रखता है? ये मुझे इस पे लेट्स एग्री टू डिसएग्री। पहली बात तो ये कि जायज़ मुकाम क्या होता है, इस पर ये तो देखिए ना, जो हुकूक की बात करती हैं ख़वातीन, मसलन वो तमाम हुकूक उन्हें हर मज़हब देता है। मसलन मिसाल के तौर पे उनको मुआश का हुकूक देता है, इस्लाम में भी जायज़ है कि औरत जो है वो कमा कर खा सकती है। ठीक है। असल में बात ये है कि जितने भी मज़ाहब हैं मैं उनको किस तरह से देखती हूँ। मैं हर मज़हब को एक तरह की एक सोशल रेवोल्यूशन की तहरीक समझती हूँ। हर मज़हब को कि जो अपने ज़माने में कि जो जब पहला मज़हब आया होगा तो वो भी अपने ज़माने की एक सोशल रेवोल्यूशन होगी। उसके बाद भी मज़ाहब जो हैं वो सोशल रेवोल्यूशन की तहरीकें आप समझ लीजिए कि उसने सोशल जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको चेंज करने की कोशिश की। मसलन आप इस्लाम चूँकि यंगेस्ट है, इसमें सबसे कम उम्र मज़हब जो है वो इस्लाम है। तो इसमें और देखिए ना, जब मैं ये कह रही हूँ कि सोशल रेवोल्यूशन की तहरीकें हैं तो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा एडवांस चीज़ें। फिर अच्छा, अब इस्लाम चूँकि सबसे कम उम्र है तो कंपैरेटिवली इसमें औरतों के लिए ज़्यादा स्पेस मौजूद है, ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि वो स्पेस जितनी हमें दी गई है, गिवन स्पेस भी, वो भी हमें नहीं मिलती। अव्वल तो वो स्पेस पे भी सवालात उठते हैं जो तमाम मज़ाहब देते हैं। प्लस ये है कि आपकी जो कल्चरल और पिदरसरी माशरे की जो एक हज़ारों साल से एक कब्ज़ा रहा है उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इस सिलसिले में मतलब मज़ाहब आपका साथ उस वक्त देंगे जब आप, फिर वही बात कहूँगी कि जब आप माशी तौर पर खुद मुख्तार हो, तब मज़ाहब बड़ी अहमियत रखता है। माश बहुत अहमियत रखता है। माश कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि मतलब काम करना, खुद मुख्तारी जो है वो बहुत। फिर हमारे यहाँ तो ये मसला है कि मज़हब इजाज़त देता है तो ठीक है, मज़हब सही, फिर हमारे यहाँ मशरकी रवायात आ जाती हैं। मशरकी रवायात का लेबल हटता है, इस्लामी रवायात आ जाती हैं, तो बेचारी औरत तो क्या कहते हैं टेनिस बाल। देखिए बस वो यही है ना, मशरकी रवायात की बात होती है। मशरकी रवायात क्या चीज़ होती है मेरी समझ में आज तक नहीं, बल्कि कुछ ख़वातीन को ख़ुसूसन कायदे कि आप तो बाकायदा मशरकी औरत लग रही है। अब ना देखिए ना, मशरकी औरत क्या होती है मेरी समझ में नहीं आता है। इसका बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है उन्होंने। बहुत, यानी देखिए ना मशरक में क्या क्या कौन कौन से ममालिक हैं। आता तो चीन भी मशरक में ही है, जापान भी मशरक में, रशिया भी मशरक में आता है, तो सिंगापुर भी। चलिए हाँ, अच्छा, हमारे माशरे में जो मैंने एक चीज़ फील की है कि एक अमूमी तासुर पाया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली लड़कियों को बारे में ना अजीब व गरीब किस्म के तासुरात पाए जाते हैं। बुरा समझा जाता है बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजना। ख़ानदानों में बाकायदा बहस चलती है कि यार हम अपनी बेटी को भेजें ना भेजें। तो ये आप चूँकि एक उस्ताद हैं और ये सारी सिचुएशन से गुजर कर आई हैं, तो आप क्या कहती हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? बड़ा मज़े का ये सवाल है।
मुझे आपका सवाल करते आपने सवाल किया तो मुझे याद आ गया, नसीन अंजुम भट्टी मरहुमा बहुत अच्छी नसीर नज़्म की शायरा भी थी और बहुत अच्छी रेडियो की वो आप सब जानते हैं इनको। राशिद सदी जब बनाई जा रही थी तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से कुछ एक किताबें चंद एक छपी, उसमें राशिद के साथ एक तवील इंटरव्यू था जो नसीर अंजुम भट्टी ने किया था अपनी जवानी में, नौजवानी के दिनों में, और वो छपा। उसमें एक जगह पे उन्होंने बताया कि राशिद ने बताया उनको कि उनकी वालदा जो थी, उनकी वालदा राशिद की वालदा, वो लड़कियों के पढ़ने लिखने के ख़िलाफ़ थी कि ये पढ़ेंगी तो फिर ये इश्किया खतूत लिखेंगी। अच्छा, ये नून में राशिद की, ये राशिद की उसमें ये नहीं था, यानी ये एक ओवरऑल मेंटालिटी थी। मसला क्या था? मसला ये था कि हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे सोसाइटी में ख़ास तौर पे मगरब इससे कोई 300-400 साल कबल इस चीज़ से निकल गया। हम अभी उसके निकलने के हुए हैं, सोच रहे हैं, निकलने के इरादा कर रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये भी बड़ी बात है वैसे, क्योंकि पहले तो डिस्कशन भी नहीं होती थी। तो आप देखिए कि सर सैयद ने बहुत काम किया आज ये दिन, अगर उस वक्त उनकी मान लेते तो आज ये हालात ना होते। नहीं, मैं अर्ज़ ये कर रही हूँ कि सर सैयद ने बहुत काम किया तालीम के, आप उनको किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कोई स्कूल नहीं उन्होंने खोला, कोई अलीगढ़ में जगह नहीं थी ख़वातीन के लिए। इकबाल भी मखसूस किस्म की तालीम को तो इजाज़त देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो मखलूत निज़ाम तालीम के खिलाफ है। वो मखलूत के भी, औरतों की तालीम के मतलब मखसूस किस्म का इल्म देना चाहिए औरतों को, उससे आगे नहीं। अब मसला क्या है? मसला वही आ जाता है फिर कि अगर औरत पढ़ेगी तो वो इंटरेक्शन करेगी, बाहर निकलेगी, तो हमारा औरत को हमेशा एक प्रॉपर्टी के तौर पे रखा गया है। कहते हैं 3 चीजें ना झगड़े की, जन जर जमीन, तीनों प्रॉपर्टी हैं, जायदाद है, मलकियत है। हमारी मलकियत है, हमारी मलकियत किसी दूसरे, पोजेशन है हमारी किसी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। ये इसी से वो इज्जत का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, इसी से वो हया का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, इसी से वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आप देखते हैं कि तेजाब फेंक दिया, कत्ल कर दिया, वो सारा इसी पोजेशन का मसला है। बहुत हसास मामला है। बहुत हसास मामला है। अच्छा, अब वो जो लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं, अच्छा फिर आप देखिए कि, सॉरी मैं उसी तरफ आती हूँ, अगर 2-4 मिनट के लिए मुझे इजाज़त है तो। आप ये देखिए कि 20वीं सदी 19वीं सदी 20वीं सदी में देखें, औरत आपको सोसाइटी में नजर नहीं आएगी। ठीक है, इवन यूरोप में भी काम है। यूरोप की तरफ तो खैर मैं नहीं जाती अभी फिलहाल, मैं इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरती। मतलब आपको औरत जो है एक फाल किरदार अदा करते हुए नजर नहीं है, अभी भी नहीं आती, तो तब क्या नजर आनी थी? तो उस वक्त जो औरत फाल किरदार अदा कर रही है, उसका वो या तो शमाए महफिल है, यानी कहीं बाहर जो आ रही है वो शमाए महफिल है। ठीक है, घर में बैठी हुई बीबी जो है पर्दादार, वो उसका तो काम ही नहीं है ना जी मर्दों से बात करना। बिल्कुल, वो तो ड्योढ़ी में भी, वो उसको तो रोटी भी ड्योढ़ी में लाके वो दी जाएगी, जनान खाना अलग, उसकी तो आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए बाहर। बिल्कुल, अगर शरीफ औरत जो है उसको तो घर के अंदर रहना चाहिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे अंदर से गया नहीं है। हम ये समझते हैं कि हर वो लड़की जो बाहर मौजूद है, जो बाहर काम करती है या बाहर निकलती है, और या निकलती है और हिजाब के बगैर निकलती है, और ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में भी इसी तरह से है। वो शायद शमे महफिल है। ये हिंदुआना कल्चर का भी शायद असर है। नहीं, हिंदुआना कल्चर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुआना कल्चर को मैं बिल्कुल नहीं इसमें कहूँगी। ये हम आमतौर पर कह देते हैं कि हिंदुआना कल्चर ये हमारा ही कल्चर है, यानी हम सदियों से, इस हज़ारों साल से हम इसी कल्चर के साथ यहाँ तक पहुँचे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे या कोई और। ये हमारा कल्चर है, इस एरिया का कल्चर है, और इस कल्चर की वजूहात हैं, इसके पीछे रीजंस हैं। तो वही चीज़ आज अभी तक ये है कि अच्छा, एक तो ये कि वो ज़रूर इसमें जब वो बाहर निकलेंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, हमारे हाथ से निकल जाएंगी। ये हाथ से निकली हुई औरतें हैं सारी। वो जो उन्होंने कहा था ना, हम गुनहगार औरतें, ये समझ जाएंगी, ये पढ़ लेंगी, मजहब के मामलात को समझ जाएंगी, खुद सोचना शुरू कर देंगी। तो ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमसे बाहर मतलब हमसे
हमारे इरादे से बाहर। बल्कि मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना है, बड़े करीबी लोगों को, कि जब वो रिश्ते की बात करते हैं तो कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं करनी, वो फिर काबू नहीं आती। काबू नहीं आती ना, आता है, ये कैसी बात वो है? अच्छा देखिए, इसमें एक मजे की बात जाहिर आपसे मैं करना चाहूंगी। एक तरफ वो कहते हैं कि जी औरत नाकुसल अक्ल, और जैसे आपने कहा कि जी काबू में नहीं आएगी, हमारे नीचे लग के नहीं रहेगी, आर्गुमेंट करेगी। बाज़ सूरतों में अगर वो कमाती है तो वो तलाक भी ले सकती है, छोड़ के भी जा सकती है। तो ये नहीं, ठीक है ना। अच्छी खासी पढ़ी लिखी डॉक्टर इंजीनियर लड़कियों को शादी के बाद घर बिठा लिया जाता है, ये भी होता है। अच्छा, तो एक तरफ ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी औरत तो जो है वो माँ या औरत जो है उसकी गोद पहली दरसगाह है, उसके जिम्मे और नस्लों की तरबियत है। भाई आप एक नाकुसल अक्ल को नस्लों की तरबियत दे रहे हैं, वो तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था ना। या ये बात गलत है या वो बात गलत है, दोनों में बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बिल्कुल। बल्कि वो यहूदी तो अपनी माओं पे बड़ा जो है वो सरमाया लगाते हैं कि ताकि आप आने वाली नस्ल। ये जो माँ का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा, इस पे भी कभी आपको प्रोग्राम करना चाहिए, ये भी बड़ा मजे का। जिस तरह आप अपने नज़रियात में बड़ी बोल्ड नज़र आ रही है ना, तो आपकी जो मैंने शाहमूश की कहानियाँ पढ़ी हैं उनमें भी आपने बड़ा बोल्ड लिखा, वो अफसाने जिस तरह मंटो और इस्मत चुगताई लिखती हैं। तो क्या वजह है कि आपने ये उसलूब अपनाया, ये तर्ज अपनाया? ये सवाल मुझसे काफ़ी होता है। असल में बात ये है कि पहली बात तो ये कि मंटो या इस्मत चुगताई अपने ज़माने में थे और चले गए। अब उनकी तहरीरें हैं जो हम पढ़ते हैं। मैं ना तो मंटो बन सकती हूँ, ना मैं बनना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस ज़माने में मंटो लिख रहे थे, टॉलरेंस फिर भी मौजूद थी, एक्सेप्टेंस फिर भी मौजूद थी। इस पर मसूद अशर साहब ने भी कहा। आज अगर मंटो लिखते उस तरह की चीज़ें, तो उन पे मुकदमे चलने की नौबत ही ना आती। वो उससे बहुत पहले किसी चौक में उनको गोली लग चुकी होती या बोरी बंद लाश मिली हुई होती। तो एक बात तो ये कि मैं मंटो नहीं, मैं अपनी तरह लिखने की कोशिश करती हूँ। दूसरी बात बोल्डनेस की ये है कि बोल्डनेस जो है वो, अगर तो अल्फाज की बात है, बोल्ड अल्फाज हैं, तो वो मेरा कमाल नहीं है, वो तो छापने वाले का कमाल है कि जिसने उसको छाप दिया। अच्छा। हाँ, अगर मौज़ूआत की आप बात करते हैं तो उसमें लिखना जो है वो मैं समझती हूँ कि एक बहुत सीरियस चीज़ है मेरे लिए। मैंने कोशिश की थी कि मसलन माइनॉरिटीज़ के मामलात हैं या इस तरह के दूसरे, उस पर मैं लिखूँ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ पे हमारे यहाँ बहुत कम लिखा गया है। बिल्कुल। तो इस वजह से कोशिश की है मैंने, उनके हुकूक के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूक के लिए तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम देखते हैं, जो उनको घुटन ज़्यादा मुआशरा एक दिया जाता है, उन बेचारों को फ्लोरिश करने का भी मौका नहीं मिलता। मतलब जो कुछ मैं देखती हूँ कम से कम वो तो मैं कह सकूँ। बिल्कुल, ये कोशिश। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, आपने देखा आज की हमारी इस गुफ्तगू में कि हम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से किस तरह इक़दाम उठा सकते हैं, और जो ये तानीसियत की जो तहरीक चल रही है, इसको कामयाब बनाने के लिए हमें लम्हावार, कदम ब कदम, तरतीब वार चलना चाहिए। तभी हम ख़वातीन को जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो दिलवा सकते हैं। और ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने हकूक़ के हुसूल के लिए मुआशी तौर पर मजबूत हों, तालीम हासिल करें और मुआशरे में अपना मकाम खुद जो है वो पैदा करने के लिए लगन का जो है वो मुजाहरा करें। तो फ़कत इसी सूरत में उनको जितने भी उनके जायज़ हुकूक़ हैं वो मिल सकते हैं और वो खुद ले सकती हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।